यशस्वी कोचिंग संस्थान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कक्षा 12 का इतिहास जो पाठ 9 को पढ़ चुके हैं, उपनिवेशवाद और देहात। उस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत आने के बाद यहाँ के लोगों को कैसे उपनिवेश बनाना शुरू कर देती है, अपना कर व्यवस्था क्या रखती है और कर के तहत उन्होंने क्या क्या चीजें लागू करती है, उस चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसी के बाद चैप्टर 9 के बाद चैप्टर 10 होगा, विद्रोही और राज, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह जो चैप्टर है आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण से काफी महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति यह सिर्फ कक्षा 12 में ही नहीं आती, बल्कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों को तबाहिया की, प्रत्येक चीजों से, जिसके कारण अब भारतीय रुकने वाले नहीं थे। अब भारतीय रुकने वाले नहीं थे, अब उन लोगों को उन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना ही पड़ा। और वह क्या क्या विद्रोह करे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उसके कारण जानेंगे, फिर कैसे विद्रोह दबा, क्या कारण रह गया। इस चैप्टर में उन सारे चीजों को जानेंगे। प्रमुख बातें, कुछ बातें हैं जिसको जान लेना जरूरी है। 1857 के क्रांति के समय, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, यह भी कई बार प्रश्न में आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टन थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। और मुगल सम्राट, मुगल के गद्दी पर कौन व्यक्ति बैठा था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के भी नाम से जानते हैं। दो नाम, एक ही नाम है लेकिन दो नामों से जानते हैं, या तो बहादुर शाह जफर कहे या तो बहादुर शाह द्वितीय कहे। तो मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया सेनापति कैंपबेल, यानी कि यह काफी बड़ा विद्रोह हो गया था। अब इस विद्रोह को अंग्रेज दबाए तो कैसे दबाए, तो इस चीज को दबाने के लिए उन्होंने सेनापति नियुक्त किए थे, जिसका नाम कैंपबेल था। सेनापति जो थे, सेनापति कैंपबेल थे। और इस विद्रोह का जो प्रतीक रहा वह कमल और रोटी रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो प्रतीक था कमल और रोटी। तो यहाँ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। मुगल सम्राट, मुगल गद्दी पर कौन बैठे थे, तो बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय। विद्रोह को दबाने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। विद्रोह का प्रतीक क्या रहा, तो कमल और रोटी रहा। इस क्रांति में हम लोग धीरे धीरे क्या क्या पढ़ेंगे, उसका एक चैट जो बनाए है, इसी चैट को हम लोग पूरा कर लेंगे और हमारा चैप्टर समाप्ति हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले जानेंगे कि इस क्रांति का स्वरूप क्या रहा, किस व्यक्ति ने इस क्रांति को क्या नाम से संबोधित किया। उसके बाद यह इतना बड़ा क्रांति हुआ तो इसका मुख्य रीजन, मुख्य कारण क्या रहा। तीसरा जानेंगे कि इस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। और चौथा, इस क्रांति का विस्तार किन किन क्षेत्रों में रहा, किन किन क्षेत्रों में जदियातर लोग जो थे इस क्रांति से जदियातर भाग ले रहे थे, और यह क्रांति क्यों आगे चल करके असफल हो जाता है, तो उसका भी कारण जानेंगे, असफलता के कारण। और अंत में वही विस्तार हम लोग जाने हैं। और अंत में इस क्रांति के असफलता के बाद इस क्रांति का क्या प्रभाव रहा, इसका क्या अंत में डिसीजन निकला, उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले क्रांति का स्वरूप जान लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति ने इस क्रांति का क्या नाम दिया। जैसे
अशोक मेहता जी ने 1857 की क्रांति को कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह है। यह जो है पूरे देश भारत के भारत के क्षेत्रों में जो हुआ है, यह जो विद्रोह जिसको उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह, तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? अशोक मेहता। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर जी कहे थे, तो वीडी सावरकर जी ने क्या कहा था कि इस क्रांति का नाम उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दी थी। तीसरा अगर जाने तो कार्ल मार्क्स जिसने इस क्रांति को गद्दर क्रांति के नाम से जाना कहा था। और यह तो कई बार आया है, और ये वाला कि वीडी सावरकर जी ने क्या कहा था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र भी कहा गया है, जैसे विलियम टेलर ने इसको कहा है कि यह जो है हिंदू और मुस्लिमों का एक षड्यंत्र था। तो किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या इस क्रांति का नाम दिया, इस क्रांति का स्वरूप दिया, जैसे कि हम लोग जाने कि राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता जी ने कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर जी ने कहा, और गद्दर क्रांति कार्ल मार्क्स, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो थे वो कहा विलियम टेलर। तो इस क्रांति का स्वरूप क्या रहा? अब हम लोग स्वरूप जान चुके हैं, अगली बार हम लोग जानते हैं कि इस क्रांति का कारण क्या क्या रहा। इतना बड़ा क्रांति होना, या बहुत बड़ा क्रांति भारत के देशों में होना, क्यों इस क्रांति करना पड़ा, क्या कारण हुई? तो सबसे पहले तो अंग्रेजों ने इतना भारत के ऊपर अत्याचार कर चुका था कि अब लोगों के बर्दाश्त से फाजिल था, लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कई तरीके से अंग्रेज जो है भारतीय लोगों पर चारों तरफ से दबाव डाल रहे थे। जैसे इस क्रांति का राजनीतिक कारण एक नंबर, या जब आपको से पूछा जाएगा 1857 की क्रांति, मुख्य क्रांतियों की विवेचना करें, आप एक एक करके लिखेंगे या 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, वीर उतरिए। कई बार तो आपसे काट करके पूछ लिया जाता है, राजनीतिक कारण लिखे, या सामाजिक एवं धार्मिक कारण लिखे, या सैनिक कारण, या आर्थिक कारण, या तत्कालिक कारण क्या थे। तो अगर इसमें से 2 नंबर के प्रश्न में एक कोई पूछेगा तब भी आप लिख सकते हैं, या 5 नंबर के प्रश्नों में अगर पूछे जाएंगे तो इन सारे को लिखना पड़ेगा। जैसे कि राजनीतिक कारण था कि विलियम डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत लाया गया था, हड़प नीति। जो भी क्षेत्र था उस क्षेत्र को चाहता था कि किसी न किसी तरह हड़प ले। जैसे बहुत सारे जगहों को, औध को, जैसे कि झांसी को, इन्होंने काफी ज्यादा उसको चाह रहा था कि अपने क्षेत्र में मिला ले। गोद निषेध प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया था, यानी कि जिन लोगों के पास बाल बच्चे नहीं थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों के पास, जिनके पास कोई बाल बच्चा नहीं था, वे लोग किसी अन्य बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि इन्होंने जो था उस गोद लेने के प्रथा को खत्म कर दिया था। और तीसरा कारण क्या था कि जो औध का नवाब थे, औध के नवाब, उनके ऊपर इन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके उसको यहाँ से, औध के क्षेत्रों से, वर्तमान यूपी के क्षेत्रों से इन्होंने हटा दिया था। तो 3 ऐसे कारण हैं, और सारे भी कारण हैं, लेकिन मुख्य जो है वह 3 ऐसे कारण है जो राजनीति कारण है। डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत, जिसने हड़प नीति शुरू की थी, और गोद निषेध को खत्म करना, औध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके उस नवाब को यहाँ से हटा देना। यह जो था राजनीतिक कारण था इस क्रांति का फैलने का। दूसरा सामाजिक और धार्मिक कारण, जैसे कि विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सती प्रथा क्या होता है? तो सती प्रथा जब पुरुषों के मृत्यु के बाद पुराने जमाने में महिलाओं को भी जिंदा जला दी जाती थी, इसी प्रथा को सती प्रथा कहा जाता है। तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण, जैसे कि विलियम बेंटिक के द्वारा जो है उन्होंने सती प्रथा को अंत कर दिया था, यह काफी हिंदुओं को खराब लगा था। दूसरा, जैसे कि कैनिंग के द्वारा विधवा को पुनर्विवाह यानी कि फिर से विवाह कर लेने की इजाजत दे देना, या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा चला देना, ये भी हिंदू लोगों को काफी झटका लगा। और तीसरा क्या था कि 1813 में चार्टर एक्ट आया भारत में, और इस चार्टर एक्ट के तहत जो है उन्होंने, अंग्रेजों ने उन ईसाई लोगों को इजाजत दे दिया कि वे लोग भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार कर सके।
जिससे कि उनके धर्म का प्रचार हो सके, लोग यहाँ पर उनके धर्म को अपना सके। तो तीसरा कारण था कि 1813 में चार्टर एक्ट आया और इससे ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार शुरू हो गया। ये काफी लोगों को, अब यहाँ पर हिंदू लोग रह रहे हैं, मुस्लिम लोग रह रहे हैं, बिना जाति भेदभाव के रह रहे हैं। अब इन लोगों को ऊपर जबरदस्ती थोप देना कि नहीं आपको ईसाई धर्म अपनाना है तो अपनाना है, तो यह भी कारण था। और अगला कारण क्या था कि जो महिलाओं का जो विवाह होता था वो छोटी उम्र में हो जाती थी, यानी कि बाल विवाह जो होता था, इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। शुरुआती में इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, बाल विवाह प्रतिबंध के तहत इन्होंने कहा कि महिला लड़कियों की शादी कम से कम 16 वर्ष और लड़कों की शादी कम से कम 18 वर्ष पर होनी चाहिए। आज इसकी आयु बढ़ा करके लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष की गई है। तो यह जो कारण था सामाजिक और धार्मिक कारण था, जिससे लोगों को काफी ज्यादा झटका लगा था। तीसरा कारण आर्थिक कारण, जैसे कि इन्होंने जो टैक्स था, कर था, इस कर में काफी वृद्धि कर दिया, इससे लोगों को काफी परेशानी होने लगा। भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा, अपना उद्योगों का बढ़ावा दे दिया, अंग्रेजों ने अपना उद्योगों का बढ़ावा दिया और जिससे भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा। भारतीय सामानों का बहिष्कार करने लगा, जिससे भारतीय लोग सामान जो है इन खरीद नहीं पाते थे, अपने उद्योगों के सामान को अपना सामान बेचने लगा। और कृषि और उद्योग का जो संबंध था वो एकदम समाप्त कर दिया। भारतीय लोग जो अपना कृषि जो वस्तुएं था उसको उद्योग के साथ बेच करके जो अपना पैसा कमाते थे, इन उद्योगों को जो है कृषि और जो उद्योग का संबंध था यह काफी समाप्त कर दिया, जिससे कि भारतीय में काफी मात्रा में अकाल पड़ गया, काफी ज्यादा अकाल पड़ा। तो यह हो गया आर्थिक कारण, करों में वृद्धि, भारतीय उद्योगों को पतन कर देना, कृषि और उद्योगों का संबंध को समाप्त कर देना, जिससे भारतीय लोगों में काफी अकाल पड़ना, यह 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण है। चौथा जो कारण था, जो सैनिक जो थे, यह सैनिक कारण, जिसमें सैनिकों को जो युद्ध पर भेजा जाता था वह 5:1 में, जैसे कि 5 भारतीय सैनिक तो एक उसके अंदर जो थे अंग्रेजी सैनिक थे। अब कहीं पर युद्ध हो रहा था तो 5 भारतीय सैनिक रह रहे थे, तो वहीं एक ब्रिटिश सैनिक रह रहे थे। तो अगर युद्ध होगा तो ज्यादातर मात्रा में तो भारतीय सैनिक मारे जाते थे। तो 5:1 के अनुपात में जो था यह यह जो था सैनिकों को लड़वाने के लिए भेजा जाता था। तो यह जो था उसका सैनिक कारण था। और सैनिकों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था, जैसे कि बड़े बड़े पदों पर ब्रिटिशर्स सैनिक रहा करते थे, छोटे इन लोगों को सिपाहियों के पद, मेजर, सूबेदार, ये सब जो पद था उन पदों से भारतीय सैनिकों को हटा दिया गया था, छोटे छोटे सैनिकों को जो है वहां पर लाया गया था। तो सैनिकों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था। तो 5:1 में सैनिकों को युद्ध में भेजना, सैनिकों के साथ काफी भेदभाव करना, उनको बड़े बड़े पदों से हटा देना भारतीय सैनिकों को। और तीसरा कारण क्या था कि भारतीय सैनिक यानी कि हिंदू धर्म के लोग गंगा को पार करना नहीं चाहते थे, समुद्र को पार करना, नदी को पार करना पाप माना जाता था उस समय। तो ये लोग समुद्र को पार करना जो पाप माना जाता था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जब उनका दूसरे देशों से युद्ध होता था तो वो दूसरे देश में भी इनको समुद्र उस पार भी भेजा करते थे। तो तीसरा जो कारण था वह भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती समुद्र के पार भेज देना। और चौथा कारण क्या था कि 1854 में डाकघर अधिनियम लाकर जो भारतीय सैनिक फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कहीं और ड्यूटी कर रहे होते थे तो वो अपना घर पर पत्र भेज देते थे, तो वह डाकघर अधिनियम के तहत डाकघर भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारतीय लोगों को काफी भारतीय सैनिकों को काफी परेशानी बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब भेजा फ्री में नहीं भेजा जा सकता है। उसके अलावा जो था वो दाढ़ी मूछे पर प्रतिबंध लगा के दी गई। दाढ़ी मूछ, कुछ सैनिक जो थे अपने दाढ़ी मूछ को शान समझते थे, अब कहा गया कि कोई भी सैनिक न दाढ़ी रख सकता है न मूछ रख सकता है। और जो डाकघर अधिनियम आया इससे सबसे ज्यादा झटका अवध के अवध के जो सैनिक थे उन लोगों को लगा, क्योंकि भारतीय भारतीय इतिहास में भारतीय क्रांति में सबसे ज्यादा जो सैनिक जो थे वह अवध से थे, इसीलिए अवध को भारतीय सैनिकों का पौधशाला भी कहा जाता है। पौधशाला का किस सैनिक, कहाँ के सैनिकों को कहा जाता है?
तो अवध के सैनिकों को कहा जाता था, क्योंकि वहां के जो काफी मात्रा में सैनिक काम कर रहे थे, तो उन लोगों को घरे जो बात करना था, उन लोगों को काफी झटका लगा। काफी हिंदू लोगों को और मुस्लिम लोग जो अपना दाढ़ी मुछरा करके अपना शान समझते थे, अपना जातिवाद समझते थे, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी सैनिक न दाढ़ी रख सकता है, ना ही मुझ से रख सकता है। और पांचवा जो तत्कालिक कारण हुआ कि 1856 ईस्वी में जो ब्राउन बंदूकें हुआ करती थी, इस ब्राउन बंदूक को हटा करके इनफील्ड राइफल ला देना। इनफील्ड, यह तात्कालिक कारण था। इसी के तो कारण जल्दी जो है यह मामला, यह क्रांति जल्दी हो गया। तत्कालिक कारण 1856 को ब्राउन बंदूक ला दिया गया, जिसको हटा करके, ब्राउन बंदूक को हटा करके एनफील्ड राइफल लाया गया। और यह एनफील्ड राइफल जनवरी 1956 में, इससे जो है काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को भड़काव लगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह जो इनफील्ड राइफल है, इन इनफील्ड राइफल का जो करतूस है वह सुगर और गाय का चमड़े का है। वैसे जो हिंदू लोग हैं उनको गाय के चमड़े का जो करतूस है उसको निकाल करके गोली भरना पड़ता था, यानी कि दांत से अगर निकालना बंदूकों के कारतूसों को, जिसके अंदर गोलियां भरना, तो वह कारतूस जो था हिंदू लोगों को ऐसा बनाया जाता था कि गाय का चमड़े का कारतूस दिया गया है। वही जो मुस्लिम जो सैनिक थे, उन सैनिकों को जो है सुगर के चमड़े का कारतूस। तो यह सबसे बड़ा कारण था जनवरी 1857 में जो एनफील्ड जो राइफल थी, इसका जो कारतूस था वह गाय और सुगर के चमड़े का प्रयोग करना। तो यह जो कारण था तत्कालिक कारण था। तो इस तरह से हमने कारण जाना। हम लोग पीछे तक देख चुके हैं इस 1857 की क्रांति को कि किस तरह से वो तत्कालिक कारण रहा, जिसमें एनफील्ड राइफल आता है, और उसी एनफील्ड राइफल के द्वारा सैनिकों में किस तरह से एक तरह से भड़काऊ होता है कि वह जो राइफल है, उस राइफल का कारतूस जो गाय और सुगर का चमड़े का बना हुआ है। इस बात का पता सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दमदम क्षेत्र में जनवरी 1857 में फैलता है। वहां के सैनिकों को इस बात की पता सबसे पहले चलती है दमदम के क्षेत्र में जनवरी 1857 ईस्वी में, कि वहां के सैनिकों को किस तरह से जो राइफल हम लोगों को नया जो राइफल मिला है प्रयोग करने का, यह जो राइफल में जो कारतूसे है, यह कारतूस मुख्य रूप से एक तरह से देखें तो गाय और सुगर के चमड़े का बनाया गया है। यह खबर देखते ही देखते फरवरी 1857 ईस्वी में बहरामपुर में फैल जाता है, और इसके बाद 29 मार्च 1857 को जब यह खबर बैरकपुर छावनी में जब उभरती है, जब फैलती है, तो वहां के एक सिपाही जिनका नाम है मंगल पांडे, वह उग्र हो जाते हैं। मंगल पांडे उग्र हो जाते हैं, जो 34वीं बटालियन के एक सिपाही थे, और यह उग्र होकर के कि हम लोगों के साथ अंग्रेजी जो सरकार है यह काफी ज्यादा भेदभाव कर रही है, कहीं ये सुगर और गाय के चमड़े वाले करतूस का प्रयोग करा रही है। तो 1857 ईस्वी, उसी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सिपाही जिसका नाम है मंगल पांडे, यह जो है उग्र होकर के दो अंग्रेजों के सिपाहियों को लगातार गोली से मार देते हैं, जिसमें पहला लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर देते हैं, जिससे अंग्रेजी जो सैनिक है, अंग्रेजी जो सरकार है, वो काफी ज्यादा उग्र हो जाती है। तो मंगल पांडे किस बटालियन के सैनिक थे? 34वीं बटालियन के। उन्होंने दो सैनिकों के जब हत्या कर दी, तो मंगल पांडे को उन्होंने फांसी की सजा दे देती है, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यह जो है इस क्रांति का प्रारंभिक स्वरूप रहता है, न कि इस क्रांति का विस्तार। इस क्रांति का शुरुआत माना जाता है 10 मई 1857 को मेरठ से। तो अगर 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुई है, तो 10 मई 1857 को कहां से हुआ है? तो मेरठ से हुआ है। इसी मेरठ से ऐसा बताया जाता है कि वहां के जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने जो छावनी था, उस छावनी पर धावा बोला, और धावा बोल करके जो उनका सैनिक जो वहां पर
जो उनका सैनिकों को उन्होंने कैदी बना करके, बंदी बना करके रखा था, उन सिपाहियों पर धावा बोला और धावा बोल करके जो है वहां से उन्होंने दिल्ली की ओर रुख मोड़ा। 11 मई 1857 को उन सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को इस सिपाही यानी कि जो अंग्रेजी जो सिपाही थे उन सिपाहियों को कुचलने के लिए 12 मई 1857 को ये लोग दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और दिल्ली पर अधिकार करके उस समय जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहिए, उनको अपना बड़ा नेता के रूप में चुन लेते हैं। तो 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद अपना अपना सैनिकों का एक नेता जिनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय को चुन लेता है। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय काफी बूढ़े हो गए थे, तो वे जो थे सैनिक का नेतृत्व नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए बहादुर शाह द्वितीय ने अपना एक सबसे बड़ा सैनिक, जिसको वास्तविक कर्ता कहा जाता है इसके मुगल बादशाह के रूप में, वक्त खां, उनको भेजा कि आप इनसे काम ले लीजिए, मैं बुढ़ा हो गया हूं। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से मानी जाती है। वहां से सैनिकों ने धावा बोल करके 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करके अपना मुख्य नेता जो है, अपना मुख्य नेता बहादुर शाह द्वितीय को चुन लेते हैं। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय बूढ़े होने के बाद कहते हैं कि अब यह क्रांति हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने अपना वास्तविक नेता जो है वक्त खां को चुना है। अब इस क्रांति का विस्तार जो है काफी क्षेत्रों में रहा। काफी क्षेत्र के लोग जो थे, या सबसे ज्यादा उत्तर और मध्य भारत में यह क्रांति, दक्षिण भारत में यह क्रांति नहीं था। तो मध्य और उत्तर भारत में किन किन क्षेत्रों से कौन कौन से ऐसे क्रांति के नेतृत्व करता हुए जिन्होंने इस क्रांति को झेला, जिन्होंने इस क्रांति अंग्रेजों का सामना किया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस क्रांति के विस्तारित वाले क्षेत्र और किसने किसने इस क्रांति को जन्म दिया, उसने जो है उसके साथ क्या क्या की गई, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि दिल्ली के उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। तो सबसे पहले दिल्ली से नेतृत्व करता हुए बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिनको अंग्रेजों ने बाद में कैदी बना करके रंगून के जेल में भेज दिया। और यहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी थे वह हडसन जो थे, वह इनको रंगून के जेल में भेजने में काफी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाए थे। तो रंगून के जेल में अंत में बहादुर शाह द्वितीय को किस जेल में भेजा गया, तो रंगून के जेल में भेजा गया। दूसरा, जो कानपुर के क्षेत्र से जो नाना साहब जो नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि आप कोई भी बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते थे। तो उस जमीन पर कौन व्यक्ति जो है, उस पुराने बापे दादा की जमीन पर कौन व्यक्ति जो अधिकार जमा सकता था, तो यह जो थे दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के। तो यह चाहते थे कि मैं यहाँ के जमीन का मालिक बनूं। अंग्रेजों ने मालिक बनने से रोका था। तो नाना साहब ने कानपुर से लड़ाई की, जिनका नाम धंधु पंत भी कहा जाता है। तो धंधु पंत के नाम से किने जाता है नाना साहब को। नाना साहब किनके दत्तक पुत्र थे, तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। आगे लखनऊ, और लखनऊ से जो नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल। लखनऊ से जो नेतृत्व करने वाली थी वह बेगम हजरत महल थी। यह अंत में भारत को छोड़ करके नेपाल भाग गई थी। चौथा, जो ग्वालियर, और ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे, जिनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था। तो ग्वालियर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था, तो तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आगे बिहार के क्षेत्र से जगदीशपुर, जो वीर कुंवर सिंह, और बिहार के क्षेत्र से वीर कुंवर सिंह, वहीं एक पटना के क्षेत्र से एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। तो जगदीशपुर से बिहार का क्षेत्र, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, और पटना से तो पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता थे। और इन लोगों को नेतृत्व को दबाने वाला जो अधिकारी जो अंग्रेज था विलियम टेलर था। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे, लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से नेतृत्वकर्ता जो थे वह खान बहादुर खान।
राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल, मथुरा से देवी सिंह और गोरखपुर से गजाधर सिंह। एक इसमें जो छूट गया है, आगे अगर देखें तो झांसी, और झांसी के क्षेत्र से, जो झांसी के क्षेत्र से आप लोग जानते हैं, झांसी वाली रानी, जो झांसी वाली रानी जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने दामोदर राव को दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ली थी। दामोदर राव, तो कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने किसको गोद लिया था, तो दामोदर राव को। और झांसी से कौन नेतृत्व कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। दामोदर राव को इन्होंने जो है दत्तक पुत्र के रूप में इन्होंने गोद ली थी, या झांसी से नेतृत्व करता थी। रानी लक्ष्मीबाई को अनेक नामों से जाना जाता है, कई बार तो झांसी की रानी भी कहा जाता है, कई बार इनको मनु के नाम से जाना जाता है, तो कई बार इनको मणिकर्णिका के भी नाम से जाना जाता है। मणिकर्णिका, तो मणिकर्णिका, ये सब इनका नाम है। तो रानी लक्ष्मीबाई को किन के नामों से जाना जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से, मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, झांसी वाली रानी के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार जो है किन किन क्षेत्रों से, किन किन व्यक्तियों ने किया। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम अजमल, ग्वालियर से तात्या टोपे, बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, राजस्थान से जयदयाल एवं हरदयाल, मथुरा से देवी सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जो दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में ली थी, जिसका नाम मनु और मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह तो काफी क्षेत्रों में रहा, लेकिन आगे चल करके यह विद्रोह असफल हो गया। काफी लोगों ने तो विद्रोह किया, लेकिन आगे चल करके असफल हो गया। तो इस विद्रोह के असफलता का कारण क्या रहा, तो असफलता का कारण रहा इस विद्रोह का कि यह जो विद्रोह था यह सीमित क्षेत्र में रहा, पूरे भारत में इसका फैलाव नहीं हो सका। यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर और मध्य भारत में ही देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में तो थोड़ा सा यह विद्रोह हो ही नहीं रहा था। दूसरा क्या कारण रहा कि जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया, तो बड़े नेतृत्वकर्ता की अभाव। कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं था, जैसे महात्मा गांधी ने भारत को जो आजादी दिलाई, इनके जैसा इसमें कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं था जो आगे आगे चले और पीछे उनके बाकी लोग चले, तो बड़े नेतृत्वकर्ता का इसमें अभाव था। तीसरा क्या था कि इन लोगों के पास संसाधन सीमित था, कोई ज्यादा संसाधन भी नहीं थे। वही अंग्रेज के पास बड़े बड़े हथियार थे, बड़े बड़े शानदार बम थे, लेकिन इन लोगों के पास न ज्यादा हथियार थे न ज्यादा बम था, तो यह सीमित संसाधन भी था। और चौथा क्या रहा कि संगठन का अभाव, कोई ऐसा संगठन नहीं रहा जो यह आजादी दिला सके। जैसे कि आजादी दिलाने के लिए हम लोगों को किस तरह से कांग्रेस एक ऐसा संगठन रहा जो अंत में आजादी दिलाई, तो उस तरह से कोई ऐसा संगठन नहीं रहा जो इसको आजादी दिला सके, तो भी इसके कारण भी असफल हो गया। और भारतीय लोग, खास करके इसमें शिक्षित लोग और बुजुर्ग लोग जो थे, शिक्षित लोग और बुजुर्ग लोग, इन लोगों ने तो इसमें कुछ भाग ही नहीं लिया, तो पूरे भारतीय लोग भी इसमें समर्थन नहीं किए। जिस तरह से अंत में महात्मा गांधी के चलाए गए आंदोलन में लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया, काफी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन इसमें कोई भारतीय लोग जो था वह पूरे भारतीय लोग समर्थन नहीं किए, जिसके कारण यह जो क्रांति था, इतना बड़ा क्रांति 1857 का क्रांति, यह असफल हो गया। अब जब असफल हो गया, अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ, भारतीय लोगों को भी काफी नुकसान हुआ, तो इसका परिणाम अंत में क्या निकला, तो परिणाम निकला कि कंपनी का जो शासन, जो कंपनी लोगों के ऊपर जो शासन कर रही थी, यह शासन एकदम समाप्त हो गया। अब यह शासन जो है इंग्लैंड के व्यक्ति यानी कि ताज यानी कि क्राउन के हाथों में चली गई। अब यह कंपनी का शासन समाप्त हो गया, इंग्लैंड के व्यक्तियों के हाथ में चला गया, वहां की सरकार के हाथ में चली गई। कंपनी जो शासन कर रहा था, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। डलहौजी का जो व्यपगत का सिद्धांत था, जो हड़प नीति था, यह हड़प नीति भी सिद्धांत समाप्त हो गई, इसका परिणाम निकला। वहीं जो सैनिकों को जो लड़ाया जाता था, भारतीय 5 और 1 अंग्रेजी, इसके जगह पर अब भारतीय 2 और 1 अंग्रेजी, 2:1 में सैनिकों को लड़ाया गया। और भारत का एक
पद लाया गया, जो सचिव पद, जिसमें कहा गया कि 15 मंत्री होंगे और यह 15 मंत्री जो है भारत के सचिव के साथ बैठ करके और एक बैठक किया जाएगा कि प्रत्येक वर्ष भारतीय लोग क्या चाहते हैं, उन्हीं के अनुसार भारत का कार्यकलाप आगे बढ़ाया जाएगा। तो जिसमें 15 मंत्रियों का गठन होगा और अंत में मुगल जो वंश था, इस मुगल वंश का खत्म हो गया, शासन समाप्त हो गया, मुगल वंश खत्म ही हो गई यहीं पर। तो मुगल वंश के अंतिम जो शासक रहे वह बहादुर शाह द्वितीय रहे। इसके बाद कोई मुगल वंश नहीं आया, ये भी शासक खत्म हो गया। हम लोग इस चैप्टर में पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं। अगली बार हम लोग देखेंगे चैप्टर 11। तब तक के लिए धन्यवाद।